आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं तुम जो मिल गए हो भाग 4 रिकैप। कितना मजा आता है ना यूं आसमान में पंछियों की तरह उड़ने में। आपको पता है मैंने स्काई डाइविंग भी की है। इतना मजा आया था कि पूछो मत। युवराज ने श्रद्धा के डर को थोड़ा शांत करने की कोशिश की। मिस्टर युवराज, मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मुझे बहुत डर लगता है। श्रद्धा ने कदम पीछे लेते हुए कहा। किसी चीज से डर लगता है? मरने से? युवराज ने श्रद्धा की आंखों में देखते हुए पूछा। अब आगे। मरने से मैं नहीं डरती मिस्टर युवराज, मरने से वो लोग डरते हैं जिनके इर्द गिर्द उनके अपने होते हैं। मेरा कौन है? मेरे जीने मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मरने से नहीं डरती मैं। श्रद्धा ने अपने दार्शनिक विचार प्रस्तुत करते हुए कहा। यह सुनकर युवराज की हंसी छूट गई। वो अपने यूं हंसने पर श्रद्धा से माफी मांगते हुए बोले, सॉरी श्रद्धा जी, मैं आप पर नहीं हंस रहा, सिचुएशन पर हंस रहा था। अक्सर ऐसी जगह पर आकर लोग डर जाते हैं और उनके मुंह से ऐसी फिलॉसफिकल बातें निकलती हैं कि पूछो मत। अब जब मरने से डर है ही नहीं तो आइए जिंदगी का लुत्फ उठाइए। ये मौका बार बार नहीं आते। पर मैं गिर गई तो हड्डियां टूट जाएंगी, उस बात का डर है बस मुझे। फिर कौन करेगा मेरा? एक 10 मिनट के एडवेंचर के लिए पूरी जिंदगी एडवेंचर बन जाएगी। नहीं, मुझे नहीं करना। श्रद्धा अपनी बात पर अड़ी रही। तब तक युग और यश आ चुके थे। अब उर्वी की बारी थी। युवराज उर्वी को तैयार करने लगे। फिर खुद सारे सेफ्टी हार्नेस पहनते हुए वो श्रद्धा से बोले, ये सारे सेफ्टी हार्नेस हमें सुरक्षित रखते हैं। हम इन हार्नेस के जरिए इस रोप से बंधे रहते हैं, तो गिरने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। खैर, आप हमें तो चीयर कर ही सकती हैं। फिर युवराज उर्वी को लेकर पैराग्लाइडिंग करने लगे। युग यश को उनको चीयर करते रहे। श्रद्धा भी उनके साथ खड़ी रही। कुछ समय बाद वो दोनों सुरक्षित उतरे स्थान पर वापस उतर आए। चले, अब शाम होने वाली है। श्रद्धा ने नजरें चुराते हुए कहा। ऐसे नहीं श्रद्धा जी, आज आपका ये डर दूर करके ही रहूंगा। सिर्फ 5 मिनट के लिए आसमान में उड़कर तो देखिए, जिंदगी का असली आनंद मिलेगा। एक बार मेरे कहने पर प्लीज। युवराज ने श्रद्धा पर बहुत जोर डाला। पर इन दोनों में से मैं किसी के साथ नहीं। श्रद्धा ने वरुण और दूसरे इंस्ट्रक्टर की तरफ देखते हुए कहा। युवराज, आज आंचल नहीं आई, वरना मैम उसके साथ चले जाते। वैसे हम लेडीज को आंचल के साथ ही भेजते हैं, वरुण ने बताया। श्रद्धा जी, आप मेरे साथ उड़ेंगी क्या? युवराज ने श्रद्धा से पूछा। श्रद्धा थोड़ा सोच में पड़ गई। युवराज ने पुनः आग्रह किया, अगर आप मुझ पर थोड़ा सा भी भरोसा कर पाए तो एक बार ट्राई करके देखिए। ऐसा अनुभव आपको शायद दोबारा करने को ना मिले। युवराज की बातों से श्रद्धा सहमत तो हो गई। वो युवराज के साथ पैराग्लाइडिंग के लिए तैयार हो गई। वरुण ने श्रद्धा को सेफ्टी हार्नेस पहनाए। अब वो दोनों तैयार थे उड़ान भरने के लिए। श्रद्धा आगे थी और युवराज पीछे। उन्होंने धीरे से श्रद्धा के कानों में कहा, अपनी आंखें बंद कर लीजिए श्रद्धा जी, और जब तक मैं ना बोलूं आंखें मत खोलिएगा। और फिर युवराज ने आसमान में उड़ान भरनी शुरू कर दी। हल्की हल्की हवा के झोंके श्रद्धा के गालों को छूकर गुजर रहे थे। इससे श्रद्धा के आनंद में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा था। वो बस गुलाबी ठंडी हवा को महसूस कर रही थी कि युवराज की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। श्रद्धा जी, अपने हाथों को एक पंछी की पंखों की तरह आसमान में फैला दीजिए और इस ठंडी ठंडी हवा का आनंद लीजिए। श्रद्धा ने बहुत कोशिश की, पर डर के मारे वो हाथ उठा नहीं पाई। युवराज उसके डर को भाप गए थे। उन्होंने धीरे से श्रद्धा के हाथों को अपने हाथों में लिया और उन्हें धीरे धीरे उठाने लगे। श्रद्धा जी, टाइटैनिक पोज सिर्फ जहाज में ही नहीं बल्कि खुले आसमान में उड़ते हुए भी बनाया जा सकता है, युवराज ने हंसते हुए कहा। श्रद्धा भी युवराज की इस बात पर हंस दी और मुस्कुराते हुए बोली, जी बिल्कुल। वो अलग बात है कि हम दोनों जैक और रोज नहीं हैं। इस बात पर युवराज भी जोर से हंसकर बोले, अब अपनी आंखें खोलिए और कुदरत के नज़ारों का मजा लीजिए। श्रद्धा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और जो दृश्य उसकी आंखों के सामने था वो अद्भुत था। उसकी आंखों में ऐसे दृश्य की गवाही पहले कभी नहीं दी थी। खुले आसमान में वो एक पंछी की तरह उड़ रही थी। नीचे का नज़ारा बहुत ही अनूठा था, पर नीचे देखते ही उसे डर लगने लगा। मिस्टर युवराज, मुझे डर लग रहा है, चक्कर आ जाएंगे, बस नीचे उतर जाते हैं। श्रद्धा डरते हुए बोले, इस डर को भगाने का एक उपाय है मेरे पास। इस वक्त आपके दिमाग में जो भी गाना आ रहा है वो गाइए। हैं? क्या क्या कह रहे हैं आप? गाना इस वक्त? श्रद्धा थोड़ी चीखते हुए बोली। आप तो ऐसे चीख रही हैं जैसे मैंने आपके लोग वोकल कोड मांग ली हो। गाना ही तो गाना है, युवराज ने हंसते हुए कहा। हर वक्त मजाक ही सोचता है क्या आपको? श्रद्धा चिढ़ते हुए बोली, मैडम ये जिंदगी एक मजाक है, तो मैंने थोड़ा मजाक कर दिया तो क्या गुनाह कर दिया। चलिए ये बात छोड़िए, गाने पर फोकस करें। पर मेरे जहन में इस वक्त इस सिचुएशन का कोई भी गाना नहीं आ रहा। रोमांटिक गाना याद आ रहा है, श्रद्धा ने हंसते हुए कहा। कोई नहीं,
धरती पर फ्लर्ट करने का चांस मिला है नहीं कभी, तो आसमान में आपके साथ कुछ देर फ्लर्ट कर लेते हैं। युवराज ने भी हंसते हुए कहा। जब देखो तब मजाक, मुझे चक्कर आ रहे हैं, श्रद्धा ने नीचे देखते हुए कहा। आप नीचे मत देखिए प्लीज और गाना स्टार्ट करिए। श्रद्धा ने एक गहरी सांस ली और गाना शुरू किया। पूछो ना यार क्या हुआ, दिल का करार क्या हुआ, तुम पे जो हम मर मिटे हैं अभी से, जाने हमारा आगे क्या होगा। अरे वाह, लवली सॉन्ग, आगे गाए। युवराज ने श्रद्धा का हौसला बढ़ाते हुए कहा। हमको मिल गई दुनिया प्यार की, मानो हो गए तुम मेरे अपने, फिर भी ये सवाल दिल में, ये ख्याल ना हो ये कहीं दूर के सपने, ये अब की बार क्या हुआ, दिल का करार क्या हुआ। अब आपकी बारी है युवराज साहब, श्रद्धा ने मदमस्त होकर कहा। छोड़ो जाने जहां, तुम भी हो कहाँ, घबराते नहीं हम जमाने से, देखो तो इधर किसका है जिगर उलझे आपके इस दीवाने से। उलझे हजार हुआ ए मेरे प्यार, क्या हुआ, अपनी खुशी होगी, जिंदगी होगी, इसके सिवा और आगे क्या होगा। फिर दोनों ने मिलकर एक साथ गाया। वो एतबार क्या हुआ, दिल का करार क्या हुआ, तुम पे जो हम मर मिटे हैं अभी से, जाने हमारा आगे क्या होगा। गाना खत्म होते होते युवराज ने श्रद्धा को सुरक्षित नीचे उतार भी दिया और श्रद्धा को पता भी नहीं चला। नीचे उतरते ही श्रद्धा हैरानी से बोली, इतनी जल्दी हम नीचे भी आ गए, कुछ देर और रहते ना आसमान में, कितना मजा आ रहा था। श्रद्धा जी, आधा घंटा हो चुका था, इससे ज़्यादा लिमिट नहीं है, पर मैं खुश हूँ कि आपको मज़ा आया। सच में आज आपने मेरा बहुत बड़ा दर्द दूर किया है। थैंक्स मिस्टर युवराज, मोस्ट वेलकम। अब चलें, बच्चों के पेट पे चूहे कूद रहे होंगे। युवराज ने वरुण का धन्यवाद किया और बच्चों को लेकर वहाँ बने फूड कोर्ट में चल पड़े। सबने वहाँ डिनर किया और फिर घर के लिए चल पड़े। घर पहुँचकर उन्होंने देखा कि रत्ना और संजय उनका इंतजार कर रहे थे। युवराज उन्हें देखकर आश्चर्य से बोले, अरे तुम लोग तो सुबह आने वाले थे। क्या करूं भाई, तेरी बहन को बहुत चिंता हो रही थी, बच्चे कहीं श्रद्धा को परेशान न कर दे, इसीलिए शाम को ही चलने की जिद पकड़ ली। पर यहाँ देखो सब मस्ती करते हुए आ रहे हैं। श्रद्धा जी, बच्चों ने आपको परेशान तो नहीं किया ना? बिल्कुल नहीं संजय जी, सब बहुत स्वीट है और हमने बहुत इंजॉय किया। आप बेकार परेशान हो रही थी रत्ना, कल आराम से आते। बस यार, मुझे लगा पता नहीं क्या शरारतें करें तुम्हारे घर पर, इसीलिए आ गई। रत्ना ने सब बच्चों को गले लगाते हुए कहा। युवराज और संजय एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। युवराज ने हंसते हुए रत्ना से पूछा, रत्नू, जैसे कि हम तुम्हें जानते ही नहीं, बच्चों के बिना 2 दिन भी नहीं रह सकती तुम, बहाने देखो क्या बना रही हो। रत्ना ने युवराज के हाथों पर थप्पड़ मारते हुए कहा, बकवास बंद, कुछ भी मत बोल। अच्छा ये बता कि ये इडियट तुम्हें कहाँ लेकर गया। युवराज ने रत्ना को गले लगाते हुए कहा। रत्ना ने भी युवराज को जोर से गले लगाते हुए शर्मा कर कहा, आगरा, ताजमहल, मजे किए वहाँ के नहीं, अपने गिले शिकवे दूर किए। श्रद्धा ने पूछा। बिल्कुल किए, बहुत बातें की, एक दूसरे के साथ समय बिताया, एक दूसरे की शिकायतें सुनी और उसके समाधान भी निकाले। थैंक्स यार, ये तुम्हारा आइडिया था, बहुत बहुत शुक्रिया। रत्ना ने श्रद्धा को गले लगाते हुए कहा। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, गिले शिकवे बातों से ही हल होते हैं और आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, यह आप दोनों को देखकर कोई भी कह सकता है। पर कभी कभी हम एक दूसरे को वक्त नहीं दे पाते और यही हम सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं। माना कि शादी हम पर जिम्मेदारियां डाल देती है, पर इसका ये मतलब तो नहीं कि आप दोनों जो थे वो ना रहो। आपने जिस संजय से प्यार किया था और आपने जिस रत्ना से प्यार किया था, उसे वैसे ही रखना आप दोनों की जिम्मेदारी है, श्रद्धा ने दोनों को समझाते हुए कहा। रत्ना ने श्रद्धा का फिर से शुक्रिया कहा और दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद श्रद्धा युवराज से बोली, मिस्टर युवराज, अब मैं भी चलती हूँ, कल स्कूल है तो जल्दी उठना है। श्रद्धा जी, आज पैराग्लाइडिंग के समय मेरी कोई भी बात या हरकत यदि आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। मैं सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा था। कैसी बातें कर रहे हैं आप मिस्टर युवराज, बल्कि मैं तो आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मेरे डर से बाहर आने में मदद की। श्रद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे यदि आप मिस्टर युवराज की जगह सिर्फ मेरा नाम लेंगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मिस्टर युवराज बहुत फॉर्मल साउंड करता है, तो आप भी श्रद्धा जी की जगह श्रद्धा बोलें, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम, तो कल मिलते हैं आपके स्कूल में। युवराज ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। मुझे इंतज़ार रहेगा। श्रद्धा ने भी हाथ बढ़ाकर युवराज से हाथ मिलाते हुए कहा और अपने फ्लैट में चली गई। अगली सुबह युवराज रत्ना को लेकर श्रद्धा के प्ले स्कूल पहुंचे। रत्ना श्रद्धा के लिए काम करने को लेकर बहुत उत्साहित थी। जॉब छोड़ने के बाद ये पहला मौका था जब वो कुछ क्रिएटिव करने वाली थी। श्रद्धा ने युवराज और रत्ना का उसकी मदद के लिए आने पर बहुत आभार व्यक्त किया। युवराज और रत्ना ने श्रद्धा को कुछ नए प्रयोग करने के लिए कहा।
श्रद्धा जी, आपको मिड डे मील प्रोवाइड करना चाहिए, युवराज ने कहा तो श्रद्धा तपाक से बोले, कल कुछ तय किया था हमने, आज आप भूल गए। श्रद्धा ने नाराज होते हुए कहा, ओह सॉरी, अब से नो फॉर्मेलिटी। तो श्रद्धा, मेरे ख्याल से आपको मिड डे मील प्रोवाइड करना चाहिए, युवराज ने अपनी गलती सुधारते हुए कहा। सही कह रहा है युवराज श्रद्धा, बहुत से वर्किंग पेरेंट्स को आकर्षित करने के लिए ये ज़रूरी है, रत्ना ने कहा। श्रद्धा और स्कूल की बाकी टीचर्स, रत्ना युवराज की इस बात से सहमत थी। पर स्कूल ड्रेस का कैसे करूं? मैं तो किसी टेलर को जानती ही नहीं, श्रद्धा ने चिंतित होते हुए कहा। उसका टेंशन मत लो, बच्चों के स्कूल ड्रेस के टेलर को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, तो उससे तुम्हें मिलवा दूंगी। और बुक्स के लिए युवराज, वो तुम्हारी पब्लिशर दोस्त है ना अंजना, उससे श्रद्धा की बात करवा दी, वो भी तो स्कूल बुक्स पब्लिश करती है, रत्ना ने सुझाव देते हुए कहा। नहीं वो नहीं रत्ना, वो बहुत, मतलब तुम जानती हो ना, युवराज ने असहज महसूस करते हुए कहा। श्रद्धा को युवराज का इस तरह का व्यवहार अजीब लगा। ऐसा क्या हुआ, मतलब अगर आप लोगों को ठीक लगे तो बता सकते हैं, श्रद्धा ने कहा। रत्ना ने हंसते हुए कहा, श्रद्धा, अंजना युवराज पर ज़बरदस्त लाइन मारती है, इसीलिए युवराज उसके पास नहीं जाना चाहता। हो तो युवराज आप, ये कहकर श्रद्धा भी हंस पड़ी। आप सब क्यों चुप बैठी हैं, प्लीज़ ज्वाइन द गैंग, युवराज ने सुधा और आभा को कटाक्ष मारते हुए कहा। कुछ पल को तो वो चुप रही, फिर सब एक साथ जोर जोर से हंसने लगे। युवराज बहुत बुरी तरह चिढ़ गए। युवराज, मैं समझ सकती हूँ, पर अंजना के लिए इसीलिए कह रही हूँ कि अगर तुम अप्रोच करोगे तो श्रद्धा को सही प्राइस मिल जाएगा, रत्ना ने सबको चुप रहने का इशारा करते हुए कहा। ठीक है श्रद्धा, सिर्फ आपके लिए, सिर्फ मतलब हमारी दोस्ती के लिए मैं ये कर रहा हूँ, युवराज ने बुझे मन से कहा। सबने युवराज को देखा और फिर सब जोर से हंस पड़ी। अगले 2 हफ्तों में युवराज, श्रद्धा और रत्ना के ने प्ले स्कूल का लुक ही बदल दिया था। ड्रेस सिलकर आ गई थी, बुक्स पैकेट बनकर आ गए थे। रत्ना ने अपनी डिज़ाइनिंग से स्कूल को बहुत सुंदर सजा दिया। युवराज ने स्कूल की वेबसाइट के लिए अपने प्रोफेशनल फोटोग्राफर से स्कूल की, बच्चों के और टीचर्स की बहुत बढ़िया तस्वीरें खिंचवा ली। बस अब इंतज़ार था वेबसाइट तैयार होने का, जिसके बाद श्रद्धा प्रोफेशनल तरीके से अपने स्कूल का प्रचार शुरू कर पाएगी। रात के लगभग 12:30 बज रहे थे। अचानक श्रद्धा के घर की घंटी बजी। श्रद्धा डर के मारे उठ बैठी। वो डरते डरते दरवाजे तक पहुंची। दरवाजे के हॉल से देखा तो सामने युवराज खड़े थे। श्रद्धा मन ही मन सोचने लगी कि युवराज इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं। हे भगवान, सब ठीक तो है ना। तभी युवराज ने फिर से घंटी बजाई। श्रद्धा ने हड़बड़ा कर दरवाज़ा खोला। युवराज, आप यहाँ इस वक्त, सब ठीक तो है ना। उसने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। थम जाइए श्रद्धा, इतने प्रश्न एक साथ। सॉरी बेवक्त आपके घर आने के लिए, कुछ दिखाना था आपको और इसके लिए सुबह का इंतज़ार नहीं कर सकता था, युवराज ने उत्साहित होते हुए कहा। ऐसा क्या दिखाना था आपको? श्रद्धा हैरान होकर बोली। अंदर आ जाऊं या बाहर ही खड़े खड़े दिखा दूं? यस सॉरी, प्लीज़ आइए ना, श्रद्धा ने उन्हें अंदर बुलाते हुए कहा। युवराज ने बैठते ही अपना लैपटॉप खोला और मुस्कुराते हुए श्रद्धा की तरफ घुमा दिया। आपका सपना तैयार है श्रद्धा, प्लीज़ एक नज़र मार लीजिए। श्रद्धा वेबसाइट को देखकर खुशी से झूम उठी। उसने युवराज की आंखों में कृतज्ञता से देखते हुए कहा, आपने रात को बैठकर मेरी स्कूल वेबसाइट पर काम किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पहले आप देखिए तो सही, पहली बार स्कूल के लिए वेबसाइट तैयार की है। पता नहीं आपकी विचारधारा, आपके सपने, आपके मिशन को पूरी तरह दिखा पाया हूँ कि नहीं। श्रद्धा बहुत गौर से वेबसाइट को देखने लगी, हर अक्षर को पढ़ रही थी, हर तस्वीर को देख रही थी। लगभग 15-20 मिनट बाद जब उसने अपने लैपटॉप से नजरें उठाई, युवराज को देखा तो उसकी आंखों में आंसुओं की नमी थी। कैसी लगी? युवराज ने श्रद्धा की आंखों में झांकते हुए कहा। बहुत बढ़िया, आपने मेरी विचारधारा और मिशन को बखूबी समझा और खूबसूरती से दर्शाया भी। जो भी है ये वेबसाइट देखेगा, उसे और कुछ जानने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। इट्स सो क्लियर। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं युवराज, मेरे पास शब्द ही नहीं है। श्रद्धा भावी भोर हो उठी। दूध, चाय पत्ती और अदरक तो है ना आपके पास? युवराज ने यकायक पूछा। जी, मतलब? हाँ है, चाहिए आपको? श्रद्धा ने संशय भरी निगाहों से उन्हें देखा। नहीं चाहिए नहीं, आपको शुक्रिया अदा करना है ना, तो एक कप गर्म अदरक वाली चाय पिलाकर कर दीजिए, युवराज ने हंसते हुए कहा। हो ऑफ कोर्स युवराज, श्योर, अभी लाई। श्रद्धा ने किचन में जाने के लिए उठते हुए कहा। कुछ देर में श्रद्धा, युवराज और अपने लिए चाय बनाकर ले आई। चाय का कप हाथ में लेते हुए युवराज ने कहा, सॉरी इतनी रात को चाय बनाने के लिए। दरअसल बहुत देर से चाय पीने का मन कर रहा था, पर वेबसाइट को फाइनल टच देने के चक्कर में उठने का आलस आ रहा था। एक कप चाय से मेरा शुक्रिया अदा नहीं होगा। कल रात का डिनर साथ करें?
श्रद्धा ने पूछा। ओके, नो प्रॉब्लम। कहाँ चलिएगा? युवराज ने पूछा। जनकपुर में एक नया रेस्टोरेंट खुला है, आभा बता रही थी कि बहुत बढ़िया है, वहाँ चलते हैं। मैं रत्ना एंड फैमिली को भी इनवाइट कर लेती हूँ। रत्ना नहीं आएगी? फिर भी आप पूछ लीजिएगा, युवराज ने तुरंत उत्तर दिया। क्यों, ऐसा क्या हुआ? श्रद्धा ने हैरान होकर पूछा। ज़्यादा कुछ नहीं, कल ही उसकी सासू माँ मतलब संजय की मम्मी आई हैं, तो आप शायद समझ सकती हैं, युवराज ने कहा। हाँ, मैं समझ तो सकती हूँ, पर थोड़ा अजीब है, सास के आने से बाहर नहीं निकल सकती, ये बात अजीब है। श्रद्धा ने अपनी उलझन बताते हुए कहा। इस बारे में कल बात करते हैं, अभी आप सो जाइए, युवराज ने उठते हुए कहा। पर युवराज, ऐसा क्या है जो आप अभी बात नहीं करना चाहते? श्रद्धा, परेशान मत हो, कुछ खास नहीं है, अभी देर बहुत हो गई है, बस इसलिए, युवराज ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा। युवराज, थैंक्स अगेन, श्रद्धा ने युवराज की आंखों में देखते हुए कहा। आज आपकी आंखों में एक अलग ही चमक है श्रद्धा, इसे यूं ही बरकरार रखिएगा, इन खूबसूरत आंखों में खालीपन अच्छा नहीं लगता, युवराज ने मुस्कुराते हुए कहा। गुड नाइट युवराज, श्रद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा। गुड नाइट, कल मिलते हैं, कहकर युवराज चले गए। रेस्टोरेंट का वातावरण बहुत ही खूबसूरत था, हर जगह और हर कोने को फूलों से सजाया हुआ था। उन फूलों की भीनी भीनी खुशबू में सरोबार युवराज और श्रद्धा एक दूसरे से बातें करते हुए सूप का आनंद ले रहे थे। तो युवराज, आप बताएं, रत्ना और संजय की ऐसी क्या मजबूरी है जो वो आज नहीं आ सकते थे? श्रद्धा ने युवराज पर जोर देते हुए कहा। आप औरतों की याददाश्त गजब की होती है, कुछ भी नहीं भूलते आप लोग, युवराज ने हंसते हुए कहा। जी वो तो है, बिना बादाम खाए भी हम लोग सब याद रखते हैं। आप टॉपिक पर बदलिए युवराज, प्लीज़ बताएं। दरअसल संजय ने अपने माता पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर रत्ना से शादी की थी। उसकी माँ उसके लिए घरेलू संस्कारी लड़की चाहती थी और उनके हिसाब से कॉरपोरेट जगत में काम करने वाली रत्ना वो लड़की नहीं थी। वही पुरानी घटिया सोच। खैर, आगे क्या हुआ? श्रद्धा को पूरी बात जानने की बहुत उत्सुकता थी। संजय ने किसी की नहीं सुनी और रत्ना से शादी कर ली। हालांकि रत्ना के घर वालों को इस शादी से कोई तकलीफ नहीं थी, पर संजय के घर वालों ने उससे रिश्ता ही तोड़ दिया। शादी में उसकी तरफ से केवल हम कुछ दोस्त ही थे, पर फिर जब 2 साल बाद योगेश हुए तो उसके माता पिता थोड़ा पिघलने लगे। धीरे धीरे आना जाना शुरू हो गया, पर आंटी की रत्ना के प्रति जो एक सोच थी वो नहीं बदली। उन्हें लगता था कि रत्ना उनके बेटे के लायक नहीं है। क्यों? उन्हें ऐसा क्यों लगता था? रत्ना कितनी समझदार, जिम्मेदार और हर सिचुएशन को बढ़िया तरीके से हैंडल करने वाली औरत है। सारा घर उसने कितना बढ़िया से संभाल रखा है। संजय तो सिर्फ कमा कर लाकर देते हैं, पर उस कमाई का सदुपयोग कैसे करें ये रत्ना ही तो करती है। श्रद्धा विस्मय से भरे लहजे में बोली। बस यही तो। अब सही पकड़ा आपने बात को। रत्ना का संजय के पैसों पर फुल कंट्रोल, घर के हर काम में निर्णय लेने का अधिकार, यही तो उसकी माँ को परेशान करता है। उन्हें लगता है कि कमाता उनका सुपुत्र है और अपने हाथों से में पैसा दबाकर रत्ना रखती है। इसी वजह से दोनों के बीच बहुत झगड़े भी हुए, क्योंकि उसकी माँ की ये सोच रत्ना से सहन नहीं हुई। बिल्कुल सही बात है, सहन होगी भी कैसे? घर रत्ना का भी तो है और उसे पूरा हक है कि वो अपने घर को जैसे संवारना चाहे। और रत्ना तो बचत भी बहुत करती है। बताया था उसने मुझे कि 3 बच्चों के नाम पॉलिसी ले रखी है और एक एफडी भी करवा रखी है। बहुत सूझबूझ से उसने संजय के कमाए पैसों का इस्तेमाल किया। संजय की माँ को तो गर्व होना चाहिए उस पर। श्रद्धा ने अपनी बात रखी। गर्व? वो तो बस उसे कोसती रहती है, और जब भी वो हफ्ते 2 हफ्ते के लिए रहने आती है तो रत्ना और संजय ऐसा कुछ नहीं करते जिससे उन्हें रत्ना को कुछ कहने का मौका मिले और उस बात पर उन दोनों में तकरार हो। इसीलिए मैंने आपसे कहा था ना कि वो दोनों नहीं आएंगे, क्योंकि आंटी को मुझसे भी बहुत परेशानी है, युवराज ने श्रद्धा को समझाते हुए कहा। आपसे क्या परेशानी है उन्हें? श्रद्धा ने हैरान होकर पूछा। पहली परेशानी ये कि मैंने बहुत बार शुरू में रत्ना की साइड ली, उसके जॉब छोड़ने पर सवाल उठाए, हर समय घर की 4 दीवारी में कैद रहने पर सवाल उठाए। दूसरी बात ये कि चूंकि मैंने शादी नहीं की, इसीलिए आंटी को लगता है कि मैं संजय को कभी सही राय नहीं दे सकता, क्योंकि मैं उन सब हालातों से नहीं गुजरा। युवराज ने सूप खत्म करते हुए कहा। ये क्या बात हुई? आपकी सोच और शादी में क्या कनेक्शन है भला? आज तक यही बात मुझे भी समझ नहीं आई। खैर, इसलिए जब आंटी आती हैं तो मैं उसके घर नहीं जाता हूँ। मैं नहीं चाहता कि बेवजह मेरी वजह से उसके घर की सुख शांति में खलल पड़े। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप युवराज। तो डिनर ऑर्डर करें? श्रद्धा ने मेन्यू कार्ड देखते हुए कहा। वैसे आपसे एक बात पूछूं श्रद्धा, थोड़ी पर्सनल है, अगर आपको बुरा ना लगे तो प्लीज़ पूछिए। बुरा क्यों लगेगा? आपने आज तक शादी के बारे में कभी सोचा नहीं? वो युवराज के इस प्रश्न पर पहले तो हंसती, फिर संजीदा होकर बोली। माँ बाप के गुजरने के बाद अपनी बिखरी हुई जिंदगी को संभालने में बहुत वक्त लग गया।
फिर कुछ सालों बाद जब जिंदगी में ठहराव आया तो सोचा था इस बारे में, पर समझ ही नहीं आया कुछ। मतलब इसमें समझना क्या है? युवराज ने अचंभित होकर पूछा। युवराज, केवल घर बसाने के लिए, एक नए परिवार की हजारों जिम्मेदारियां उठाने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए शादी करने का औचित्य मुझे समझ नहीं आया। और किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करना जिसे मैं जानती नहीं, पहचानती नहीं, ये मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। श्रद्धा ने अपना विचार युवराज के समक्ष रखते हुए कहा। तो कभी कोई पसंद नहीं आया? युवराज ने उत्सुकतावश पूछा। ये पसंद करने का क्राइटेरिया क्या होता है, ये भी आज तक समझ नहीं आया। सहेलियों से पूछा था, वो बोली जो देखने में अच्छा लगे, जिसे देखकर यदि दिल की धड़कन तेज हो जाए तो समझ लो वो हमें पसंद है। अब शक्ल से किसी को पसंद कैसे किया जा सकता है, आप ही बताएं युवराज। श्रद्धा ने हंसते हुए कहा। श्रद्धा की इस बात पर युवराज भी हंसकर बोले, सच बात तो ये है श्रद्धा कि आप और मैं दोनों एक ही कश्ती में सवार हैं। हम लोगों का नज़रिया समझ नहीं आता और लोगों को हमारा नज़रिया समझ नहीं आता। दोनों इस बात पर हंस पड़े। तभी वेटर ऑर्डर लेने आया। दोनों ने अपने अपने खाने का ऑर्डर दे दिया। तभी श्रद्धा को पीछे से किसी ने नाम लेकर पुकारा। किसी की आवाज़ देने पर श्रद्धा ने हैरानी से पलटकर देखा। कुछ पल को तो वो शख्स को देख पहचानने की कोशिश करती रही, फिर उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान उभर आई। वो चौंक कर उठकर बोली, अपूर्व गर्ग, पीटर कॉन्वेंट, साइंस स्ट्रीम बैच 1998। यस, श्रद्धा अग्रवाल। आर्ट्स स्ट्रीम कैसी हो? कहाँ थे इतने साल? अपूर्व ने श्रद्धा से हाथ मिलाते हुए कहा। मैं बस यहीं, और कहाँ? वो छोड़ो, इससे प्लेजर मीटिंग यू। ये बताओ कि तुम डॉक्टर बने कि नहीं? श्रद्धा की आंखों में एक अलग ही चमक थी। बिल्कुल, और वो भी दिल का डॉक्टर। अपूर्व ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा। हो क्या बात है, बहुत बढ़िया, खुशी हुई ये जानकर, श्रद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी अपूर्व की नज़र युवराज पर पड़ी। उसे लगा कि युवराज श्रद्धा का पति है। उसने युवराज की तरफ हाथ बढ़ाया और उनका अभिवादन किया। युवराज ने भी हाथ बढ़ाते हुए उसका अभिवादन स्वीकार किया। श्रद्धा युवराज का परिचय दे पाती इससे पहले अपूर्व बोल उठे, अरे समझ गया, ये हैंडसम इंसान आपके पति ही हो सकते हैं, सही कहा ना? जी नहीं, ये मेरे पड़ोसी और मेरे दोस्त युवराज सिंह राठौर हैं। हम बस ऐसे ही डिनर करने आए थे। श्रद्धा ने अपूर्व की गलतफहमी दूर करते हुए कहा। ओह सॉरी, तो तुम्हारे मिस्टर कहाँ हैं? अपूर्व ने पूछा। कहीं नहीं है, शादी नहीं की अभी मैंने, श्रद्धा ने उत्तर दिया। कमाल है, तुमने शादी नहीं की? ओह सॉरी, पर तुम डेट पर आई हो मिस्टर राठौर के साथ शायद? अपूर्व ने सवाल किया। क्या अपूर्व, कुछ भी बोलते हो? ऐसा कुछ नहीं है, हम कैजुअली आए थे एक साथ डिनर पर। श्रद्धा ने उसके कंधे पर हल्के से मारते हुए कहा। वैसे तुम बिल्कुल नहीं बदली, आज भी वही मुस्कुराहट है चेहरे पर। अपूर्व श्रद्धा की आंखों में देखते हुए बोला। अपूर्व के ऐसे देखने पर श्रद्धा ने अपनी नजरें झुका ली और हंसते हुए बोले, कुछ भी, 25 साल हो गए हैं, इतने सालों में तो दुनिया बदल जाती है, हम तो इंसान हैं। अच्छा रुको, तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ। अपूर्व ने एक जगह देखकर किसी को इशारे से बुलाते हुए कहा। ओहो, अपनी वाइफ से मिलवा रहे हो? श्रद्धा ने शरारती अंदाज में कहा। अपूर्व हंस पड़ा। काश ऐसा होता, पर अफसोस कि तुम्हारी ये तमन्ना पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने भी अभी तक शादी नहीं की। क्यों? शादी क्यों नहीं की? श्रद्धा ने हैरानी से पूछा। क्योंकि तुम नहीं मिली थी ना? किसी ने पीछे से आते हुए कहा। श्रद्धा ने पलटकर देखा तो एक मोटा सा मूंछों वाला इंसान खड़ा था। श्रद्धा उसे पहचानने की कोशिश करने लगी पर असमर्थ रही। अरे, इसे नहीं पहचाना? ये शौर्य तुम्हारी क्लास में तो था, अपूर्व ने कहा। भाई, तुम में और मुझ में फर्क है ना? तुझे तो झट से पहचान लिया, पर हमें तो सब भूल गए, शौर्य ने मुंह बनाते हुए कहा। शौर्य सिन्हा? कैसे पहचानूंगी, पतले से थे तब, अब देखो। और ये क्या बोले कि तुझ में और मुझ में फर्क है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, श्रद्धा ने शौर्य को डांटते हुए कहा। यह बिल्कुल नहीं बदली, आज भी वैसे ही डांट देती है, और फर्क तो है ही। अब अपने पहले क्रश को कौन भूल? शौर्य से ये कह ही रहा था कि अपूर्व ने उसे कोहनी मारी और युवराज की तरफ इशारा किया। ओह सॉरी, तुम्हारे हस्बैंड साथ हैं। हेलो सर, शौर्य ने हाथ बढ़ाते हुए कहा। ये मेरे दोस्त हैं, हस्बैंड नहीं, श्रद्धा ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा। ओह, दोस्त बोले तो बॉयफ्रेंड? शौर्य फिर बोला। शौर्य, आज भी मैं बहुत तेज पीटती हूँ, सिर्फ दोस्त है, श्रद्धा ने जोर से कहा। सब हंसने लगे। अपूर्व ने युवराज से माफी मांगते हुए कहा। मिस्टर युवराज, वी आर सॉरी, आज बार बार आपको हमने श्रद्धा का पति घोषित कर दिया। हाँ, बुरा तो नहीं माने? नो, इट्स ओके। युवराज ने बस इतना ही कहा था कि शौर्य फिर बोला। यार, इतनी खूबसूरत औरत का पति कहलाए जाने में मिस्टर युवराज बुरा क्यों मानेंगे? क्यों मिस्टर युवराज? श्रद्धा ने शौर्य को घूर कर देखा तो अपूर्व ने उसे चुप कराते हुए कहा। ये पागल है, इसकी बातों पर मत जाइए, आप लोग अपना डिनर कैरी ऑन करें। मिस्टर अपूर्व, प्लीज़ आप दोनों भी ज्वाइन करें, युवराज ने कहा। नहीं मिस्टर युवराज, हमारा डिनर हो गया, आप दोनों करिए। वैसे श्रद्धा, कल अपने स्कूल का एक गेट टुगेदर है, अब तुम मिल गई हो तो प्लीज़ कल ज़रूर आना। बहुत से दोस्त आ रहे हैं, तुम्हारी स्ट्रीम से भी, आओगी ना?
अपूर्व ने श्रद्धा की हाँ का इंतजार करते हुए कहा, श्योर, सबसे मिलने का मौका मिलेगा, जरूर आऊंगी। श्रद्धा ने प्रबलेच्छा दिखाते हुए कहा। दोनों ने अपने फ़ोन नंबर एक्सचेंज किया। अपूर्व ने श्रद्धा को फिर से आने के लिए याद दिलाया। युवराज श्रद्धा को गुड बाय बोलकर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद श्रद्धा के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उसकी इस चमक को देखकर युवराज धीरे से गुनगुनाने, दिल की धड़कन बढ़ती जाए सामने जब वो आए। श्रद्धा ने युवराज को घूरते हुए देखकर कहा, क्या कुछ भी गा रहे हैं? हाँ, कुछ भी नहीं गा रहा हूँ मैडम, पहला क्रश। क्या बात है, ये तो आपने नहीं बताया। युवराज ने श्रद्धा को छेड़ते हुए कहा। युवराज, क्या आप भी एक टीनेज फ्रेंड की तरह मुझे छेड़ रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, बचपन में ऐसी ग्रेजुएशन होना एक आम बात है। 25 साल पहले की श्रद्धा और आज की श्रद्धा की सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। श्रद्धा ने संजीदा होते हुए कहा, मैं तो मजाक कर रहा था श्रद्धा जी, आप तो संजीदा हो गई। पर एक बात है जो मैंने महसूस की, आप आज भी अपूर्व से आ सकते हैं। एक अलग ही चमक थी आपके चेहरे पर। अब आप ना माने तो अलग बात है। युवराज ने श्रद्धा की आंखों में देखते हुए कहा। तभी वेटर दोनों के लिए डिनर ले आया। श्रद्धा चुपचाप डिनर करने लगी। युवराज की भी कि कहीं बात उसके दिमाग में अभी भी घूम रही थी। तभी अपूर्व का मैसेज आया। उसने वेन्यू का पता भेजा था और साथ ही लिखा था, तुम्हारा इंतजार रहेगा। श्रद्धा ने मैसेज पढ़ा तो उसके चेहरे पर अनायास सी मुस्कान छा गई। युवराज उसके चेहरे के हाव भाव को पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा, श्रद्धा जाइएगा ज़रूर। जिंदगी इंसान को कब किस मोड़ पर किससे मिला दे ये किसी को नहीं पता। वो युवराज की बात सुनकर मुस्कुरा दी और दोनों खाना खाकर वहां से निकल पड़े। श्रद्धा अपूर्व की बताए वेन्यू पर पहुंची। पहले अब अपूर्व उसका इंतजार कर रहा था, क्योंकि औरतों के लिए ड्रेस कोड साड़ी थी, इसलिए श्रद्धा नीले रंग की जॉर्जेट की साड़ी पहनकर आई थी। साड़ी में उसका रूप और भी निखर आया था। उसे देखते ही अपूर्व बोला, बहुत सुंदर लग रही हो श्रद्धा। श्रद्धा को इस तरह की टिप्पणियों की आदत नहीं थी, इसीलिए वो थोड़ा पहले असहज हो गई। फिर अपने आप को संभालते हुए उसने अपूर्व का शुक्रिया किया और दोनों अंदर चल रही पार्टी में चले गए। वहाँ श्रद्धा को बहुत से पुराने दोस्त मिले। सब एक दूसरे से बहुत गर्मजोशी से मिल रहे थे। श्रद्धा की बहुत सी सहेलियां ये जानकर अचंभित थी कि उसने अभी तक शादी नहीं की। सबका उससे एक ही प्रश्न था, क्यों? कोई मिला नहीं या किसी ने दिल तोड़ दिया जो इस तुम दासिन बन गई? बहुत सी सहेलियों ने कहा, शादी के बिना क्या लाइफ है, अभी तो शरीर में हिम्मत है तो कर रही हो, और 10-15 साल बाद किसी सहारे की जरूरत पड़ेगी ही। बच्चे हों तो वो अपने बूढ़े माता पिता का ध्यान तो रखेंगे। श्रद्धा सबकी बातें सुनती रही, पर उसने अपना मत नहीं रखा, क्योंकि वो जानती थी कि यदि वो अपना मत रखेगी तो लोग उसे ही गलत समझेंगे। उसे जानकर ताज्जुब हुआ कि पूरी पार्टी का केंद्र बिंदु उसकी शादी ना करना बन गया था। श्रद्धा को उन सब ने हटाकर अपूर्व से दूर ले गया। तब श्रद्धा जाकर को थोड़ी सांस आई। सब तुम पर शादी ना करने के लिए ऐसे चढ़ गए हैं जैसे तुमने कोई बहुत बड़ा क्राइम कर दिया हो। अपूर्व ने हंसते हुए कहा, सच में मुझे तो उन्होंने एकता कपूर के सास बहू सीरियल का विलेन बना दिया था। सब एक से एक डायलॉग बोल रही थी, बस बैकग्राउंड म्यूजिक की कमी थी। श्रद्धा ने कटाक्षपूर्ण हंसी हंसते हुए कहा, वैसे श्रद्धा एक बात पूछी, पूरा मत मानना, शादी ना करने की कोई खास वजह है क्या? अपूर्व ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा। वजह है, अब खास है या आम ये तो मैं नहीं बता सकती। श्रद्धा ने दो टूक शब्दों में कहा। तो क्या वजह है, अगर तुम बताना ठीक समझो तो? अपूर्व, शादी ना करने की वजह कोई अधूरा प्यार या रिश्ता नहीं है, मेरी पर्सनल सोच है। लोग ये सोचते हैं कि शादी हमारी ज़िंदगी को पूर्णता प्रदान करती है। एक आदमी की ज़िंदगी में एक औरत का होना और एक औरत की ज़िंदगी में एक आदमी का होना अनिवार्य है, वरना वो पूर्ण नहीं हो सकती। मैं इस सोच के सख्त खिलाफ हूँ। कोई भी किसी की ज़िंदगी को पूर्ण नहीं कर सकता। उसे पूर्णता पाने के लिए किसी से शादी करना मेरी नज़र में अर्थहीन था, बस इसीलिए शादी नहीं की। श्रद्धा ने अपनी बात और सोच को स्पष्ट शब्दों में अपूर्व के सामने रखा। तुम सही कह रही हो श्रद्धा, मैं भी यही सोचता हूँ। जिसे जानता ही नहीं, जिसके लिए दिल में कोई फीलिंग्स ही नहीं है, उससे कैसे शादी कर लूँ? सिर्फ परिवार को खुश रखने के लिए अपने जीवन में तो आग नहीं लगा सकता, और इतने सालों में कोई मिला ही नहीं जो मुझे समझ सकती। वैसे इतने सालों में तुम्हें कोई मिला क्या? अपूर्व ने श्रद्धा की आंखों में देखते हुए कहा। अभी तक तो कोई नहीं मिला जो एक पति की तरह नहीं बल्कि एक लाइफ पार्टनर की तरह मेरा साथ दे सके। श्रद्धा ने भी अपूर्व की तरफ देखते हुए कहा, और आगे कोई उम्मीद है? अपूर्व ने हंसते हुए कहा। श्रद्धा उसकी आंखों में देखते हुए बोली, पता नहीं, यू नेवर नो, कल क्या हो ये तो कोई नहीं बता सकता। अपूर्व और श्रद्धा ने उस दिन काफ़ी समय एक साथ बिताया। अपने गुजरे वक्त के बारे में एक दूसरे को बताया। श्रद्धा ने अपने प्ले स्कूल के बारे में बात की, युवराज और रत्ना ने कैसे उसकी मदद की और वो अपने प्ले स्कूल को किन ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहती थी। अपूर्व ने भी अपने सपनों के बारे में बताया। उसे एक सफल हार्ट सर्जन बनना है, जिसके लिए वो विदेश जाकर 2 साल की ट्रेनिंग लेना चाहता है। दोनों एक दूसरे के सपने के बारे में जानकर बहुत खुश थे। उस दिन दोनों ने एक फैसला किया कि अब अक्सर मिला करेंगे।
पार्टी खत्म होने के बाद अपू ने श्रद्धा को घर छोड़ा और श्रद्धा से रविवार को फिर से मिलने आने का वादा लेकर चला गया। युवराज की बनाई हुई वेबसाइट और स्कूल में किए परिवर्तन में श्रद्धा के पास एडमिशन के लिए काफ़ी अभिभावकों के फ़ोन आए। 1 महीने के भीतर श्रद्धा के प्ले स्कूल में काफ़ी बच्चे आ गए। उसकी व्यस्तता काफ़ी बढ़ गई। रत्ना भी कभी कभी उसके स्कूल आकर उसकी मदद करती थी। वो समय निकाल कर अपू से मिलने भी जाया करती थी। दोनों एक दूसरे के साथ बढ़िया वक्त गुजारती थी। श्रद्धा को भी धीरे धीरे अपू का साथ अच्छा लगने लगा था। एक दिन वो शाम को अपनी बालकनी में आरामदायक कुर्सी पर आंखें मूंद कर बैठी थी कि अचानक उसे युवराज के गाने की आवाज़ सुनाई पड़ी। गुम है किसी के प्यार पे दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊँ मैं उसका नाम, हाय राम। युवराज श्रद्धा की तरफ मुस्कुराते हुए देखकर बोले, किसके ख्यालों में गुम है आप? कुछ नहीं, बस स्कूल के बारे में सोच रही थी। और क्या? श्रद्धा ने झेपते हुए कहा। श्रद्धा, झूठ बोलना एक कला है और आप में अफसोस ये कला बिल्कुल नहीं है, तो सच ही बता दीजिए, युवराज ने शरारत भरे अंदाज में कहा। इससे पहले कि श्रद्धा युवराज के इस शरारती अंदाज को कोई जवाब दे पाती, 12 नंबर फ्लैट के एक बुजुर्ग के चीखने की आवाज़ें आने लगी। युवराज उस आवाज़ को पहचानते हुए चौंक कर बोले, ये तो दुबे अंकल की आवाज़ है। प्रशांत दुबे 70 साल के बुजुर्ग हैं। 2 साल पहले ही उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। तब से उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता था। उन्हें हाई ब्लड प्रेशर, शुगर की शिकायत है। उनकी पत्नी उनका बहुत ख्याल रखती थी, पर अब उनका बेटा बहू उन्हें पूछते भी नहीं। ऐसा नहीं है कि प्रशांत दुबे अपने कार्यों के लिए अपने बेटे बहू पर आश्रित हैं। वो अपने सभी कार्य स्वयं करते हैं। क्योंकि बहू भी ऑफिस जाती है, इसीलिए वो उस पर नाश्ते और दोपहर के खाने का बोझ भी नहीं डालते, स्वयं ही बना लेते हैं। पर हर बुजुर्ग इंसान अपने बच्चों से कुछ समय की उम्मीद करता है। अकेलापन उनको अंदर ही अंदर खाया जाता है। उनका बेटा 2 मिनट भी उनके पास बैठकर उनका हालचाल तक नहीं पूछता। पोते को तो जैसे दादा से कोई मतलब ही नहीं है। वो तो केवल अपने दोस्तों में ही व्यस्त रहता है। हालांकि प्रशांत दुबे जी का भी उस सोसाइटी में अच्छा फ्रेंड सर्किल है, पर अपनों द्वारा किया गया ऐसा बर्ताव उन्हें बहुत कष्ट दे रहा है। आज भी इस बात को लेकर ही घर में बहस छिड़ गई थी। इस पर थोड़ा गर्मा गर्मी का माहौल था। प्रशांत दुबे जी की बहू ने ऐसा कुछ कह दिया जिससे उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंच गई। वो अपना सूटकेस बांध कर जाने लगे, तभी युवराज और श्रद्धा वहां पहुंच गए। प्रशांत जी के हाथ में सूटकेस देकर उन्हें समझते देर नहीं लगी कि घर में क्या चल रहा है। तुम लोगों ने आज मेरी आंखें खोल दी। सच में बहुत गलत था मैं कि अपने बेटे के प्यार में अंधा हो अपने ही हाथ काट लिए। प्रशांत दुबे जी की कांपती आवाज़ ने कहा, तो ये आपकी मूर्खता थी और आपने कौन सा एहसान कर दिया हम पर? आपके बाद सब कुछ आपके बेटे को ही तो मिलने वाला था, और अगर अपने जीते जी दे दिया तो क्या गलत कर दिया? आपको कितनी बार कहा है हमारे मामलों में टांग ना अड़ाया करें, पर आप मानते कहाँ हो? दुबे जी की बहू ने चिल्लाते हुए कहा। युवराज से ये सब देखना नहीं गया। वो प्रशांत दुबे जी और उनके परिवार को पिछले 10 सालों से जानते थे। उनका बेटा अविनाश युवराज का हम उम्र था, इसीलिए उससे दोस्ती भी थी। पर धीरे धीरे अविनाश के व्यवहार में आए परिवर्तन से युवराज बहुत आहत हुए थे, इसीलिए अब उससे दूर ही रहते थे। अंकल, आप सूटकेस उठाकर कहाँ जा रहे हैं? कल ही आपका ब्लड प्रेशर कितना हाई हो गया था, प्लीज़ आराम करें। युवराज ने उनके हाथ से सूटकेस देते हुए कहा। युवराज बेटा, मैं यहाँ नहीं रहूँगा। जिस घर में मुझे अजनबी की तरह समझा जाता है, वहाँ रहकर फ़ायदा ही क्या? सरिता के जाने के बाद ये घर मुझे काटने को दौड़ता है। प्रशांत दुबे जी की आंखों में आंसू आ गए। तो चले जाइए, रोज़ रोज़ के नाटक से मुझे भी मुक्ति मिलेगी, अविनाश ने कटुता भरे स्वर में कहा। अविनाश, ये क्या तरीका है अपने पिता से बात करने का? युवराज चिल्ला पड़े। स्टे आउट ऑफ दिस युवराज, ये मेरा फैमिली प्रॉब्लम है, तुम बीच में मत पड़ो। अविनाश भी चिल्ला दिया। फैमिली? तुम इसे फैमिली कहते हो? जहाँ बड़े बुजुर्गों की इज्जत नहीं होती, उन्हें मान सम्मान नहीं मिलता, उसे तुम फैमिली कहते हो? हंसी आती है तुम पर, युवराज ने तंज कसते हुए कहा। रहने दे युवराज, इससे बात करके कोई फ़ायदा नहीं। मैं नहीं रहूँगा आप यहाँ, बस ये फाइनल है। प्रशांत जी बोले। पर अंकल, ये आपका घर है, कोई अगर जाएगा तो वो आप नहीं अविनाश होगा, युवराज ने उन्हें समझाते हुए कहा। इस पर अविनाश की पत्नी हंसकर बोली, ये अगर अब अविनाश के नाम है तो हम कहीं नहीं जाएंगे। किसी को जाना है तो जाए हमारी बला से। हम इस बहस में नहीं पड़ना चाहते हैं। मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, आप आ रहे हैं घर में या नहीं? प्रशांत जी खामोश खड़े रहे। उनका बूढ़ा शरीर अंदर तक कांप रहा था। उनका आत्मसम्मान अब उन्हें उन लोगों के बीच रहने से रोक रहा था जो कभी उनके अपने थे। जब प्रशांत जी ने कोई जवाब नहीं दिया तो उनकी बहू ने दरवाज़ा बंद करते हुए कहा, अब इस घर के दरवाजे आपके लिए बंद है। युवराज का गुस्सा 7वें आसमान पर था, पर श्रद्धा जो ये सब खामोशी से देख सुन रही थी, उसने युवराज को शांत रहने का इशारा किया। युवराज ने बहुत मुश्किल से प्रशांत जी को अपने घर चलने के लिए मनाया। वहाँ ले जाकर उन्होंने आराम से बैठाया। श्रद्धा ने उनके लिए खाना बनाया। खाना खाकर वो थोड़ी देर आराम से बैठे। तब युवराज ने उनसे पूछा, अंकल, आपने ये सही नहीं किया, घर अविनाश के नाम कर दिया, क्यों? युवराज,
मुझे क्या पता था वो ऐसा होगा। अविनाश को अपने बिजनेस के लिए बैंक से लोन लेना था, जिसके लिए उसे अपनी प्रॉपर्टी शो करनी थी। मैंने सोचा कि बाद में भी तो ये घर उसका ही होगा, तो अभी कर दूंगा तो क्या बिगड़ेगा, उसकी मदद हो जाएगी। मुझे क्या पता था कि प्रॉपर्टी हाथ आते ही दोनों ऐसे बदल जाएंगे। अंकल, अब आप क्या करना चाहते हैं, मुझे खुलकर बताएं। युवराज दुबे जी के नज़दीक बैठते हुए बोले। युवराज, कुछ भी हो जाए मैं वापस नहीं जाऊंगा, दुबे जी ने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा। वो बात सही है अंकल, पर आप जाएंगे कहाँ? आपके पास कोई और प्रॉपर्टी तो है नहीं, किसी रिश्तेदार के यहाँ जाएंगे। प्रशांत जी कुछ पल के लिए खामोश हो गए। आवेश में घर से निकल तो आए, पर अब जाएंगे कहाँ, ये तो उन्होंने सोचा ही नहीं। उनकी आंखें नम हो गई। जीवन के इस पड़ाव पर अपना घर होने के बावजूद भी उनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं होगा, ये तो उन्होंने सोचा ही नहीं था। प्रशांत जी को इस हालत में देखकर श्रद्धा बोली, अंकल अब आप आराम करें, हम कल बात करते हैं इस बारे में। युवराज के जोर देने पर प्रशांत जी कमरे में जाकर सो गए। युवराज और श्रद्धा उन्हें सोता देख निश्चिंत होकर बालकनी में आकर खड़े हो गए। दोनों ही ये सोच रहे थे कि अब उनके रहने के लिए कहाँ आश्रय ढूंढे, क्योंकि वो इस सोसाइटी में तो रहेंगे नहीं। उन्हें इस समय अपने बेटे से दूर भेजना पड़ेगा, जहाँ वो सुकून से रह सके। तभी श्रद्धा को कुछ सूझा। उसने तुरंत युवराज से कहा, मेरी कॉलेज की सहेली है पूनम, वो पलवल में वृद्ध लोगों के लिए एक आश्रम चलाती है। उसके पास बहुत बड़ी ज़मीन थी, वहाँ उसने एक आश्रम बनाया, जहाँ उसने अलग अलग कमरे बनाए। हर कमरे में एक किचन और वॉशरूम है। सभी बुजुर्ग अपना स्वयं खाना बनाते हैं, अपना काम स्वयं करते हैं। उनके लिए बहुत सी काम करने वाली भी नियुक्त की गई हैं, पर जिनको उनकी सुविधा चाहिए उन्हें उसे कुछ पैसे देने पड़ते हैं। तो फिर आश्रम किस बात का हुआ जब पैसे देना पड़ता है? युवराज ने श्रद्धा की बात बीच में काटते हुए कहा, आप समझे नहीं युवराज, दरअसल ये लोग अलग कॉन्सेप्ट पर आधारित है। बहुत से बुजुर्ग दुबे अंकल की तरह होते हैं, जो अपना काम स्वयं करते हैं, अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को अपनी पेंशन द्वारा पूरा कर सकते हैं, पर उनके पास रहने के लिए घर नहीं है। घर है भी तो उनके बच्चे उन्हें पूछते नहीं। वो जिंदगी के ऐसे पड़ाव पर आकर खड़े हो गए हैं जहां उन्हें अपनों का साथ चाहिए पर मिलता ही नहीं। ऐसे बुजुर्ग लोगों के लिए पूनम ने इस आश्रम का निर्माण किया। यहाँ उन्हें अपनी उम्र के लोग मिल जाते हैं और वो आत्मसम्मान से अपना जीवन यापन करते हैं। श्रद्धा ने युवराज को समझाते हुए कहा, कॉन्सेप्ट तो अलग है, कल सुबह अंकल से बात कर लेता हूँ। युवराज ने कुछ सोचते हुए कहा, अंकल की पेंशन आती है ना? श्रद्धा ने पूछा। हाँ आती है, क्यों? हर महीने उस कमरे और बिजली का किराया देना होता है। बहुत ही कम किराया है। किराया इसलिए क्योंकि पूरम बुजुर्गों को किसी पर भी आश्रित महसूस नहीं कराना चाहती। उसका मानना है कि जो लोग आज तक आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा से जीते आए हैं, वो उम्र के इस मोड़ पर अपना आत्मसम्मान क्यों खोएं? बहुत अच्छी सोच है आपके दोस्त की। दोस्त किसकी है? श्रद्धा ने इतराते हुए कहा। इस पर दोनों हंस युवराज को शुभ रात्रि बोलकर वहां से चली गई। जारी है।